दोस्तों आज हम एब्डोमेन से संबंधित पेन की कुछ कंडीशंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा पेट होता है, एब्डोमेन होता है, वो एक पेंडोरा बॉक्स के समान होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स क्लोजली निट रहते हैं, जुड़े रहते हैं और उनसे संबंधित जो समस्याएं होती हैं, अनेक बार वो इतनी इंटरमिंगल्ड होती हैं, आपस में गुथी होती हैं कि उनको अलग-अलग रूप से जानना और उनका डायग्नोस करना निश्चित रूप से एक डिफ़िकल्टी वाला काम होता है। तो देखिए होता क्या है कि जो एंटायर पेट में जो पेन की समस्याएँ होती हैं उनको हम मूलतः 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कंडीशन है वो है एक्यूट एब्डोमेन। एक्यूट मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से, बहुत सीवियर कंडीशन में, बहुत जल्दी, तुरंत बहुत शुरू हुआ कोई एक दर्द। और क्रोनिक एब्डोमेन का मतलब ये होता है कि एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा कोई दर्द। जहाँ एक्यूट एब्डोमेन एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है, वहीं क्रोनिक एब्डोमेन एक डायग्नोसिस के लिए चैलेंज एक चिकित्सक के लिए होता है। तो आइए सबसे पहले एक्यूट एब्डोमेन की बात करते हैं। एक्यूट एब्डोमेन का मतलब ये होता है ऐसा पेट का दर्द जिस जो इतना सीवियर होता है, तुरंत उत्पन्न हो जाता है और जिसको ट्रीट करने के लिए हमको कहीं न कहीं एक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। हम उसको इग्नोर बेसिकली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि इस व्यक्ति को या इस रोगी को जो ये कंडीशन डेवलप हुई है, ये एक एक्यूट इमरजेंसी है या इसमें कुछ सामान्य उपचार या आसपास के जो हमारे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे उपचार लिया जा सकता है या नहीं। तो एक्यूट एब्डोमेन की जो सारी कंडीशंस होती हैं, हम उनको मूलतः अगेन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये एक ऐसा एक्यूट एब्डोमेन है, एक ऐसी एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, जिसमें के पेशेंट का बीपी सडन फॉल कर गया है, बहुत तेज़ी से फॉल किया है। बीपी फॉल करने के जो लक्षण होते हैं, हम उनको शॉक मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें उसको शॉक की कंडीशन से कोरिलेट करते हैं। इसमें रोगी को सडन बहुत तेज़ी से चक्कर आना, खड़ा ना हो पाना, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस, हाथों और पैरों में ठंडापन होना, एक्सट्रीम ड्राइनेस, सांस में तेजी आना और मुंह या जीभ जीभ का जो है वो बहुत सूखना और आंखों का धस जाना, यानी कि कुछ डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज लगभग हर घरों में हर व्यक्ति के पास एक थर्मोमीटर और एक बीपी एपरेटस तो होता ही होता है और लगभग सभी लोग घरों में ही अपने ब्लड प्रेशर और जो शुगर है उसको सामान्यतया मॉनिटर करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ब्लड प्रेशर और शुगर की जो कंडीशंस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही हैं, इसलिए मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस बात से एकस्टम्ड हो चुकी है। एक्यूट एब्डोमेन की जो कंडीशन हुई उसमें सबसे पहले ये रोगियों के लिए भी है और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, मैं दोनों के लिए ये बात कह रहा हूँ, उनको अपना बीपी मेज़र करना चाहिए। यदि बीपी नॉर्मल आ रहा है तो कुछ हमारे लिए उतनी चिंता की बात नहीं है। कुछ समय हमारे पास है जिसमें कि हम आगे सोच सकते हैं कि कहाँ जाना है, किससे ट्रीटमेंट लेना है, इमरजेंसी में जाना है या लोकल जो क्लिनिक है हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाना है। तो आइए सबसे पहले हम उन कंडीशंस की तरफ चर्चा कर लेते हैं जिनमें कि बीपी लगभग सामान्य रहता है लेकिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्यूट या पेन की हो जाती है। देखिए यूजुअली पेन यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं पेट में, तो 2 प्रकार से रोगी को अनुभव होता है। पहला जो पेन है उसको हम कॉलिक पेन कहते हैं। कॉलिक पेन का मतलब क्या होता है कि जो पेट में होलो विसरा है, होलो मतलब जिनके अंदर एक खाली जगह है, जैसे आंत है, जैसे गॉल ब्लैडर है, अपेंडिक्स है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में तो खैर उतना नहीं और आगे यूरेथ्रा है।
यदि यहाँ पर कोई रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी कारण से, तो बॉडी क्या करती है, उसको आगे एक्सपेल करने की कोशिश करती है। एक नेचुरल फिनोमिना है। जिस प्रकार से बुखार होने के बाद बुखार का जो सिम्टम है जिसमें कि बॉडी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक उसी प्रकार यदि पेट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या रुकावट हो रही है, तो बॉडी क्या करती है, उसको एक्सपेल करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। और बाहर निकालने के क्रम में जो है वो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसको ही हम कोलिकी पेन कहते हैं। लेकिन वो पेन क्या होता है, वो उसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दो इंपॉर्टेंट बात होती है। पहली बात तो ये जो पेन होता है, ये स्पेसिफिकली इसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। वो एक वेग होता है जो पूरे पेट में अनुभव होता है। तो पर्टिकुलरली हम उसको क्या कहते हैं कि भाई नाभि के चारों तरफ के एरिया में, पूरे एरिया में वो पेन अनुभव होता है, और वो बहुत तेजी से एकदम से आता है, फिर उसके बीच में थोड़ा सा शांत हो जाता है। मतलब वो कॉन्टिन्यूस पेन नहीं होता है, इंटरमिटेंट पेन होता है, रुक रुक के आता है, लेकिन बहुत तेजी से, बहुत तेजी के बाउट्स में वो आता है। तो ये कंडीशन क्या शो करती है कि जो अंदर होलो विसरा है, वो होलो विसरा में कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है, और बॉडी उसको एक्सपेल करने की कोशिश कर रही है। ऐसी कंडीशन में यदि रोगी को गैस पास हो रही है, यूरिन ठीक से आ रहा है, हाइड्रेशन नॉर्मल है, तो भी उतनी चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन यदि ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये कई बार जाकर के लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और इसमें हमको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ यदि एक जो दूसरा पेन का प्रकार होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूस पेन। यदि पेट के किसी हिस्से में लगातार दर्द बना हुआ है, वो कॉलिकी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो अंग है, अंग की जो दीवार है, जो वॉल है, उसमें सूजन है, और उसके चारों तरफ की जो पेरिटोनियम है, वो सूजन के कारण से इन्फ्लेम्ड हो चुकी है। इसलिए वो जो पेन होता है, वो पिन पॉइंटेड होता है, और उसके बारे में रोगी ये बता सकता है कि भाई मुझे जो है यहाँ पे पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है, जो कि रेडिएशन भी इसका हो सकता है कि भाई ये कमर में जा रहा है, या कंधे की तरफ जा रहा है, या नीचे की तरफ जा रहा है। इस प्रकार से अलग अलग जो अंग होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के पेन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी क्रम में चलते हैं। पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की ओर, जिसको कि हाइपोकॉन्ड्रियम कहते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है, यूजुअली यदि वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है, स्टोन के बाहर निकलने से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो अधिकांशतया ये पेन कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ सूजन आ जाती है, और सूजन आने की वजह से वो डिस्टेंशन होता है, और एक कॉन्टिन्यूस पेन वहाँ पे होना शुरू हो जाता है। दाहिनी तरफ पेट के ऊपर के हिस्से में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ये पेन होता है जो कि दाहिने कंधे तक रेडिएट करता है, महसूस करता है वहाँ पे उसका, और साथ ही साथ कई बार कमर में भी पीछे की तरफ ये दर्द अनुभव होता है। इसमें एक्यूट कंडीशन को सबसाइड किया जाता है मेडिसिन के द्वारा। जैसे जैसे एक्यूट कंडीशन सबसाइड होती है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, 90% ऑफ केसेस में जो गॉल ब्लैडर में पेन होता है, उसका कारण गॉल ब्लैडर स्टोन होता है। उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण जो डिजीज़ है, जिसको कि हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है बेसिकली, वो प्रारंभिक अवस्था में कोलिकी होगा। कोलिकी मतलब वेग होगा, पूरे पेट में, नाभि के चारों तरफ फील होगा, किसी एक स्थान में नहीं अनुभव होगा। वो ऑब्स्ट्रक्शन की अवस्था होती है, और जब ये अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, और इसके चारों तरफ एक लंप या जो फैट कनेक्ट इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये पेन शिफ्ट हो जाता है पेट के राइट साइड में, निचले हिस्से में। जब ये पेट के राइट साइड में निचले हिस्से में सेटल हो जाता है, तब ये कंडीशन अपेंडिसाइटिस कहलाती है। यानी कि जो अपेंडिक्स का जो बाहर की लेयर है, उसमें सूजन आने की वजह से वहाँ पे
आसपास की जो ओमेंटम या और भी जो एक्सुडेट्स हैं वो जमा होने की वजह से पर्टिकुलरली जो पेशेंट कहता है कि अब मुझे जो मरी पेन है वो पेट के राइट साइड में निचले हिस्से में बन गया और वहाँ पे मुझे गांठ सी भी अनुभव हो रही है, तो वो तब लोकलाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो अपेंडिक्स है उसमें सूजन आ चुकी है, जबकि पहले जो कंडीशन थी जिसमें पेन वेग था, पता नहीं लग रहा था, उसमें केवल अपेंडिक्स में एक रुकावट हुई थी, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था। तो ये इसकी दोनों अवस्थाएं होती हैं। और इसी अपेंडिक्स में बेसिकली एक क्रम होता है जिसमें सबसे पहले पेन होता है, पेन के बाद फिर एक नौजिया या वोमिटिंग की सेंसेशन होती है, क्योंकि वो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो स्ट्रेच होने के कारण से जो है वो वोमिटिंग या नौजिया की सेंसेशन देते हैं। और उसके बाद जैसे वहाँ पे इन्फेक्शन लोकलाइज हो जाता है तो टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो वो एक क्रम होता है जिसको पेन, वोमिटिंग एंड टेम्परेचर क्रम में आता है। इसको मर्फी सिंड्रोम कहते हैं। इसको कहा जाता है मर्फीज सिंड्रोम। मर्फी एक साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, उनके नाम के आधार पर इसको मर्फी सिंड्रोम कहा जाता है। इसके बाद कुछ आंतों से संबंधित कुछ सिम्टम्स होते हैं। यदि आंत में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक बहुत लंबे समय तक चलने वाला भी हो सकता है। इसको अलग एक टॉपिक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा होता है ये और इसके अलग अलग कारणों में। लेकिन इंडिया में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। और ट्यूबरकुलोसिस भारत में बहुत कॉमन है, बहुत अधिक देखने को मिलती है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे होता है। इसी के साथ साथ एक कंडीशन और बहुत सीवियर होती है, एक्यूट होती है, जिसको कि हम एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस कहते हैं। और एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस के अनेक कारणों में से जो दो प्रमुख कारण हैं, उसमें पहला जो कारण होता है वो होता है गॉल ब्लैडर की में स्टोन होना या गॉल ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शन होना। क्योंकि जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो गॉल ब्लैडर का जो गॉल वहाँ से जो बाइल आता है, वो और पैनक्रिएटिक जो जूस होता है, दोनों एक साथ मिल करके ड्यूोडेनम में खुलते हैं। तो इसी कारण से यदि आगे कहीं स्टोन इम्पैक्ट हो जाता है तो ये गॉल ब्लैडर के साथ साथ पैनक्रियाज पे भी प्रभाव डालता है। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको कि गॉल ब्लैडर डिजीज है और उनको पैनक्रिएटाइटिस डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उसी के साथ एसोसिएटेड है, पर्टिकुलरली फीमेल में। मेल्स में ज़्यादातर संभावनाएं इस बात की होती हैं कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें पैनक्रिएटाइटिस होने की संभावना बहुत अधिक होती है। पैनक्रिएटाइटिस एक बहुत ही इमरजेंट कंडीशन है, जिसमें रोगी को निश्चित रूप से हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स भी होते हैं, और जब वो उनका सिक्रीशन बाहर की तरफ होता है तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे शॉक में चले जाना, अम्लाइकस के चारों तरफ ब्लीडिंग हो जाना, ब्लूइशनेस हो जाना, बैक की तरफ ब्लूइशनेस हो जाना, अंदर की साइड में जो है वो एक्सुडेट इकट्ठा होने से। पेट में दो कैविटी होती है बेसिकली, एक बड़ी कैविटी होती है और एक छोटी कैविटी होती है जो स्टमक हमारा होता है उसके बैक साइड में होती है, जिसको लेसर सैक कहते हैं। और ग्रेटर सैक जो होता है उसमें बाकी सारे ऑर्गन्स रहते हैं, और लेसर सैक एक छोटी सी जगह। तो जब ये पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ से बहुत सारा जो एक्सुडेट निकलता है, फ्लूइड निकलता है, वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है लेसर सैक में, और एक सिस्टिक जो है वहाँ पे रचना बना देता है, जिसको कि स्यूडोसिस्ट कहते हैं, और इसको पैनक्रिएटिक स्यूडोसिस्ट या पीपीसी भी कहते हैं। तो पैनक्रिएटिक स्यूडोसिस्ट जो है वो पैनक्रियाज में एक्यूट इन्फ्लामेशन के कारण से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं यूरेटर की। देखिए, स्टोन फॉर्मेशन जो बेसिकली होता है वो किडनी में होता है, और किडनी में तीन जो कैलिसिस होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर, यहाँ से वो स्टोन डिसलॉज होकर के इन तीनों कैलिक्स का जो है वो आपस में आगे की तरफ ज्वाइन होकर के एक रिनल पेल्विस यानी कि वृक्क की नाभि, और वहाँ से यूरेटर में वो यूरिन जाता है।
ठीक इसी प्रकार से वो स्टोन वहाँ से डिसलॉज हो जाता है। रीनल पेल्विस में जब स्टोन पड़ा रहता है तो बहुत अधिक सिम्पटम नहीं होते, क्योंकि पेल्विस एक बहुत चौड़ा भाग होता है। जैसे ही वो यूरेटर में अंदर की तरफ स्लिप करता है, तो स्लिप करने के बाद पेशेंट को बहुत तेज़ी से पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ी से। और ये पेन कमर से लेकर के और आगे जो यूरिन का जो टिप है रास्ता, वहाँ तक ये पेन फ़ील होता है। कई बार ये टेस्टिस में भी पेन फ़ील होता है। पेशाब करने में डिफ़िकल्टीज़, कई बार स्टोन की रगड़ से ब्लीडिंग भी आ जाती है, जिसको हीमेचूरिया कहते हैं, ब्लड इन द यूरिन, वो भी कंडीशन हो जाती है। तो जैसे-जैसे ये स्टोन चलता रहता है, ऐसे हमको पेन बहुत ज़्यादा होता है, और स्टोन यदि इम्पैक्ट हो जाता है, रुक जाता है, तो पेन कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पेन होता है, ये स्टोन का पेन होता है, जो यूरेटर में होता है, जो बेसिकली बैक यानी कि कमर से प्रारंभ होकर के आगे की तरफ नीचे चला जाता है। ये जो है वो कंडीशन होती है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि एक दो कंडीशंस और भी होती हैं, जैसे कि किसी को टेस्टिस में इन्फेक्शन हुआ और उसके जो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है दोनों तरफ की, उन कॉर्ड में इन्फेक्शन होने के कारण से भी जो है दोनों तरफ या एक तरफ पेन होने की संभावना रहती है। तो हमको डायग्नोस करना होता है कि ये कहीं स्टोन की वजह से है, यूटीआई की वजह से है, या फिर जो टेस्टिस हैं उसमें इन्फ्लेमेशन के कारण से कहीं ये हो तो नहीं रहा है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं। ये तो मैंने नटसेल में आपको जो कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में चर्चा की है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में हमको नहीं पता होता। तो हमको कैसे ये पता लगाना है कि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा घातक है या सामान्य है? जैसा मैंने पहले कहा कि हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ऐसी कंडीशंस जिसमें शॉक हो रहा है, जैसे कि जो शॉक की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जैसे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मैंने ज़िक्र किया, इसमें ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, एक्यूट इमरजेंसी है। इसी के साथ-साथ डिफरेंट टाइप के परफोरेशन होते हैं। परफोरेशन का मतलब ये होता है कि कई बार बहुत सारे लोगों को जिनको गैस्ट्रिक अल्सर है और वहाँ से वीक हो गई है वो वाल, और वहाँ से वो परफोरेट हुआ और जो अंदर का जो मटेरियल है वो पूरी बाहर की पेरिटोनियल कैविटी में फैल जाता है। इसी प्रकार से जैसे टाइफॉइड है, तो टाइफॉइड का जो अल्सर है वो भी परफोरेट कर जाता है कई बार। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के ये जो परफोरेशंस होते हैं, इन परफोरेशन के कारण से भी जो है वो एक्यूट इमरजेंसी और शॉक की कंडीशन हो जाती है, सडन बीपी फॉल करने लग जाता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की एक्यूट कंडीशन में भी बीपी फॉल करता है। तो इसलिए यदि बहुत तेज़ी से बीपी फॉल कर रहा है या पेशेंट शॉक में है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज़ किया जाना चाहिए। और यदि बीपी ठीक चल रहा है और पेशेंट को कुछ भूख भी लग रही है, यूरिन भी पास हो रहा है, गैस भी पास हो रही है, तो हमको उतना पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में हमारे पास समय होता है कि हम ये पता लगा सकें कि इसको एग्ज़ैक्टली अंडरलाइंग जो डिज़ीज़ है वो कौन-सी है, और उसके डायग्नोस के आधार पर ही फिर आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए एक्यूट एब्डोमेन में जो 2 इम्पोर्टेंट बात सबसे ये है कि हमको अ, जो यदि पेशेंट शॉक में जा रहा है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है, उसकी लाइफ सेविंग करनी है। कोई हमको समस्या बेसिकली नहीं है, और हम कुछ समय तक इसमें वेट कर सकते हैं और डायग्नोसिस के लिए आगे जा सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए जो आवश्यक हमारे पास टूल्स हैं, अ, उनका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि एक डेफिनिट डायग्नोसिस बन सके और हम ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकें। तो इसलिए एक्यूट एब्डोमेन के सभी केसेस को 2 भागों में पहले डिवाइड कर लें। यदि शॉक है तो सबसे पहले तुरंत उसको अर्जेंट उसकी लाइफ सेविंग के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, डायग्नोसिस उसके बाद होता रहता है। और यदि पेशेंट कंफर्टेबल है तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस या डायग्नोसिस करने के बाद आगे उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।